दोस्तों, आज आप सुनेंगे ओ हेनरी की बहुत ही मशहूर कहानी मैरियनेट्स हिंदी में। मैरियनेट का मतलब होता है कठपुतली। ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के बारे में है जो दिन में तो डॉक्टरी का धंधा करता था, लेकिन रात को तिजोरी तोड़ने वाला चोर बन जाता था। ऐसी ही एक रात जब वो तिजोरी तोड़ने के लिए जा रहा था, तब उसके साथ जो घटना घटी उसी के बारे में ये कहानी है। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए इसे एंड तक जरूर सुनिएगा। तो बिना और देर किए शुरू करते हैं कहानी द मैरियनेट्स यानी कठपुतलियां। पुलिस वाला 24वीं स्ट्रीट के नुक्कड़ पर खड़ा था, जो एक बहुत ही अंधेरी तंग गली थी। समय था सुबह के 2 बजे। काफी ठंड थी और ऊपर से बूंदाबांदी भी हो रही थी। एक आदमी आराम से लेकिन तेज कदम रखता उस अंधेरी तंग गली से निकला। उसने एक लंबा ओवरकोट पहन रखा था, उसका हैट थोड़ा सा आगे झुका हुआ था और उसने एक हाथ में कुछ ले रखा था। पुलिस वाले ने उसे सभ्यता से रोका। उस तंग गली से जुड़ी बदनामी, राहगीर की हड़बड़ी और उसके हाथ का वो सामान, ये सब मिलकर संदिग्ध परिस्थितियां पैदा कर रहे थे और इस बात का स्पष्टीकरण पाना पुलिस वाले के लिए जरूरी था। वो आदमी बेझिझक रुक गया और उसने अपना हैट पीछे को सरकाया। बिजली की झपकती रोशनी में उसका भाव शून्य चिकना चेहरा साफ नजर आने लगा। उसकी नाक थोड़ी लंबी थी और आंखें एकदम काली। उसने अपने दस्ताने वाले हाथ को अपने ओवरकोट की जेब में डाला और उसमें से एक कार्ड निकालकर पुलिस वाले को पकड़ा दिया। उस पर नाम लिखा था चार्ल्स स्पेंसर जेम्स MD। पते में जो गली और नंबर दिया हुआ था वो एक इतने ठोस और सम्मानजनक इलाके का था कि उसने पुलिस वाले की उत्सुकता को दबा दिया। जब उसने डॉक्टर के हाथ में पकड़ी चीज को देखा तो कार्ड की सत्यता और भी पक्की हो गई। ये एक काले चमड़े का खूबसूरत दवाइयों वाला बैग था। ठीक है डॉक्टर, पुलिस अधिकारी ने कहा और बड़ी ही विनम्रता के साथ एक तरफ हट गया। दरअसल क्या है कि हमें बहुत सावधानी बरतने के आदेश मिले हैं। इधर हाल ही में चोरी और राहजनी की बहुत सारी वारदातें हुई हैं। बाहर निकलने के लिहाज से काफी खराब रात है। इतनी ठंड तो नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से मौसम बिगड़ गया है। अपने सिर को औपचारिकतावश झुकाते हुए और मौसम के बारे में कुछ शब्द कहते हुए डॉक्टर जेम्स एक बार फिर तेज चाल से आगे बढ़ गया। उस रात ये तीसरी बार हुआ था कि किसी गश्त लगाने वाले ने उसके कार्ड और दवाइयों वाले बैग को उसकी ईमानदारी के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया था। उनमें से कोई भी अधिकारी अगर अगले दिन उस कार्ड की जांच करने को उचित समझता तो उसे एक दरवाजे पर लगी एक खूबसूरत नेम प्लेट पर लिखे डॉक्टर के नाम से और अपने सुसज्जित क्लिनिक में उसकी उपस्थिति से उसका प्रमाण मिल जाता, जहां वो अच्छे कपड़ों में शांत बैठा हुआ नजर आता। शर्त बस ये थी कि वो अधिकारी सुबह वहां बहुत जल्दी ना जाए, क्योंकि डॉक्टर जेम्स देर से सोकर उठता था। इसके अलावा उसके पड़ोसी भी उसके समर्पण भाव और एक डॉक्टर के तौर पर उसकी कामयाबी के पूरे गवाह थे। वो 2 साल से उनके बीच रह रहा था और इसीलिए अमन चैन के उन उत्साही पहरेदारों में से कोई भी उस वक्त हैरान रह जाता जब वो दवाइयों के उस बैग के अंदर झांक कर देखता। उसे खोलने पर उसे सबसे पहले सेंधमारों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले शानदार सबसे लेटेस्ट औजारों का एक सेट दिखाई देता। ये शातिर तिजोरी तोड़ चोर जो आजकल अपने आप को बॉक्समैन कहते हैं, वे खास तौर पर डिजाइन किए गए और बनाए गए औजारों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें छोटा लेकिन बहुत ही जबरदस्त जेमी नाम का औजार था। अजीब तरह से बनी चाबियों का गुच्छा था। नीले बरमे और बेहतरीन पंच थे जो ठंडे इस्पात को ऐसी आसानी से काट सकते थे जैसे चूहा पनीर को कुतर देता है। और ऐसे ऐसे शिकंजे जो तिजोरी के पॉलिशदार दरवाजे से किसी जोंक की तरह चिपक जाते हैं और कॉम्बिनेशन वाले कुंडे को इस तरह से उखाड़ देते हैं जैसे दांतों का डॉक्टर किसी दांत को निकाल देता है। दवाइयों वाले बैग के अंदर की तरफ एक पाउच में नाइट्रोग्लिसरिन की 4 आउंस की एक शीशी थी जो अब आधी खाली थी। औजारों के नीचे तुड़े मुड़े नोटों का एक ढेर था और कुछ मुट्ठी सोने के सिक्के थे। ये रकम कुल मिलाकर $830 के करीब थी। दोस्तों के एक बहुत सीमित दायरे में डॉक्टर जेम्स को स्वेल ग्रीक कहा जाता था। इस रहस्यमय नाम का आधा हिस्सा उसके शांत और सज्जनों जैसे शिष्टाचार को बताता था और दूसरा हिस्सा उनकी बिरादरी की भाषा में नेता का
योजना बनाने वाले का और ऐसे व्यक्ति का सूचक था जो अपने पते और हैसियत की ताकत से ऐसी ऐसी जानकारियां जुटा लेता था जिनके आधार पर बाद में वे अपनी योजनाएं बनाते थे और सारी वारदातों को अंजाम देते थे। इस दूसरे दायरे के बाकी सदस्य थे स्किट्सी मॉर्गन और गम डेकर। एक कस्बे के अंदर रहने वाला जौहरी भी था जिसका काम था इन तीनों के जुटाए गहनों को ठिकाने लगाना। ये सारे अच्छे और वफादार लोग थे और काफी समय से मिलकर काम कर रहे थे। उस रात इन लोगों ने जो वारदात की थी उससे जो आमदनी हुई थी वो उनकी उम्मीद से बहुत ही कम थी। एक बहुत पैसे वाली पुराने ढंग की कपड़ों की फर्म के एक गंदे से दफ्तर की एक पुराने ढंग की 2 मंजिला बोल्ट वाली तिजोरी से शनिवार की रात को $2500 से अधिक निकलने की उन लोगों को उम्मीद थी, लेकिन उन्हें बस इतनी ही रकम मिली और उन तीनों ने उसे वहीं बराबर हिस्सों में बांट लिया था जैसा कि वो हमेशा करते थे। उन्हें 10-12 हजार की उम्मीद थी, लेकिन मालिकों में से एक थोड़ा ज्यादा ही पुराने ढंग का निकला और अंधेरा होते ही शायद वो अधिकतर रकम अपने घर ले गया था। डॉक्टर जेम्स 24वीं गली में आगे बढ़ा जो हर तरह से वीरान दिख रही थी। यहाँ तक कि इस इलाके में रहने वाले थिएटर के लोग भी काफी पहले अपने बिस्तरों में जा चुके थे। बूंदाबांदी की वजह से पानी गली में जमा हो गया था और हवा भीगी और ठिठुरन भरी थी। डॉक्टर अभी एक ऊंचे ईंटों वाले घर के पास पहुंचा ही था कि उसका अगला दरवाजा भड़ाक से खुला और एक हबशी औरत बड़बड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे आई। उसके मुंह से कुछ शब्द निकले जो उसने अपने आप से ही कहे थे। वो दक्षिणवासी गुलाम तबके जैसी दिखाई दे रही थी, वैसी ही ज्यादा बोलने वाली, जानी पहचानी, वफादार, ऐसी ही दिखती थी वो। मोटी, साफ सुथरी, एप्रिन पहने और स्कार्फ बांधे। वो अभी सबसे निचली सीढ़ी पर पहुंची ही थी कि सामने से डॉक्टर जेम्स का आना हुआ। उस हबशी औरत की निगाहें डॉक्टर के हाथ में पकड़े बैग पर जम गईं। उसे देखकर उसके मुंह से अचानक निकला, भगवान भला करे, आप डॉक्टर हैं क्या साहब? हाँ, मैं फिजिशियन हूँ, डॉक्टर ने कहा। तो फिर भगवान के लिए चलकर मिस्टर चैंडलर को देख लीजिए साहब, पता नहीं उन्हें दौरा पड़ा है या कुछ और। वो ऐसे लेटे हुए हैं जैसे मर गए हों। मिस एमी ने मुझे किसी डॉक्टर को लाने के लिए भेजा था। पता नहीं मैं इस वक्त कहाँ से डॉक्टर को ढूंढ कर लाती अगर आप ना मिल गए होते। फिर उसने कुछ शूटिंग, पिस्टल शूटिंग जैसे कुछ शब्द कहे और बेचारी मिस एमी के लिए अफसोस जताया। डॉक्टर जेम्स ने सीढ़ियों पर कदम रखते हुए कहा, रास्ता बताओ। हबशी औरत उसके आगे आगे मकान में घुसी और वहां सीढ़ियों से ऊपर चली गई जिन पर मोटा कालीन बिछा हुआ था। 2 बार वे धुंधली रोशनी वाले गलियारों से गुजरे। दूसरे गलियारे से वो रास्ता दिखाने वाली हबशी औरत एक हॉल में मुड़ गई। अब तक वो हाँफ गई थी और एक दरवाजे पर आकर वो रुक गई। फिर उसने दरवाज़ा खोला और बोली, मैं डॉक्टर को ले आई मिस एमी। डॉक्टर जेम्स ने कमरे में दाखिल होकर एक जवान महिला को हल्का सा झुककर अभिवादन किया। महिला एक पलंग के पास खड़ी थी। डॉक्टर ने अपना बैग एक कुर्सी पर रख दिया, अपना ओवरकोट उतारा और उसे बैग और कुर्सी के पास रखकर खामोशी और इत्मीनान से पलंग की तरफ बढ़ा। पलंग पर एक आदमी लेटा हुआ था। देखने से ऐसा लगता था कि वो वहां गिर गया हो। ये आदमी नए ढंग के अच्छे कपड़े पहने था, बस उसके जूते उतारे गए थे। वो आराम से पड़ा था और इतना निश्चेष्ट था मानो मर गया हो। उसे देखकर डॉक्टर के चेहरे पर एक गंभीरता छा गई और वो उसकी जांच करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। मरीज को देखने और उसका इलाज करने के उसके अंदाज में कुछ होता था जिससे खास तौर पर औरतें हमेशा ही आकर्षित हो जाती थीं। उसकी दृढ़, चमकदार, भूरी आंखों में एक चुंबक जैसा आकर्षण होता था जो उसे विश्वास पात्र और सांत्वना देने वाले की भूमिका के उपयुक्त बनाता था। कभी कभी तो उसकी पहली विजिट पर ही औरतें उसे ये बता देती थीं कि वे रात में अपने हीरे चोरों से बचाकर कहाँ रखती हैं। डॉक्टर जेम्स ने अपनी अभ्यासी आंखें बिना घुमाए ही कमरे में रखे सामान और स्तर का अनुमान कर लिया। फर्नीचर बढ़िया और महंगा था। उसी नज़र से उसने औरत का भी जायजा ले लिया था। वो उम्र में छोटी थी और 20 से ऊपर नहीं होगी। उसका चेहरा सुंदर था और उस पर दुख के बादल छाए हुए थे। उसके माथे पर भौं के ऊपर चोट का एक नीला निशान था जो डॉक्टर की नज़र ने उसे बता दिया कि पिछले 6 घंटे के अंदर ही लगा था। डॉक्टर ने आदमी की कलाई को पकड़ा और आंखों ही आंखों में औरत से सवाल किया। औरत ने दक्षिणी लहजे में जवाब दिया, मैं मिसेस चैंडलर हूँ। मेरे पति आपके आने से कोई 10 मिनट पहले अचानक बीमार हो गए। उनको पहले भी दिल के दौरे पड़ चुके हैं, कुछ तो बहुत ही बुरे थे। वो देर रात तक बाहर रहे थे आज, शायद खाने पर गए होंगे।
अब डॉक्टर जेम्स ने अपने मरीज की तरफ ध्यान दिया। अपने जिस भी पेशे में वो किसी वक्त लगा होता था, वो उस केस या काम में पूरी दिलचस्पी लेता था। ये बीमार आदमी 30 के आसपास की उम्र का था। उसके चेहरे पर निर्भीकता और दुराचारिता का भाव था। उसके कपड़ों से शराब की गंध आ रही थी। डॉक्टर ने उसके ऊपरी कपड़ों को पीछे खिसकाया और फिर एक चाकू से उसकी कमीज को सामने से कॉलर से कमर तक चीर दिया। फिर उसने आदमी के सीने पर कान लगाकर ध्यान से उसके दिल की धड़कन सुनी। उठते हुए उसने धीरे से कहा, माइट्रल रिगर्जिटेशन। फिर उसने दोबारा सुना और इस बार उसके लहजे में निश्चय का भाव था, माइट्रल इनसफिशियंसी। उसने आश्वस्त करने वाले स्वर में कहा, देखिए मैम, एक संभावना है कि। और जैसे ही उसने अपना सिर औरत की तरफ घुमाया, उसने उसे बेहोशी की हालत में बुजुर्ग हबशी औरत की बाहों में गिरते देखा। वो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी। हबशी औरत जोर से चिल्ला उठी, बेचारी बच्ची, मेरी बच्ची, उन्होंने आंटी सिंडी के बच्चे को ही मार डाला। भगवान का कोप पड़े उनके ऊपर, जिन्होंने उसे छीन लिया, जिन्होंने उस फरिश्ते का दिल तोड़ा, वो सब बर्बाद हो जाएं। डॉक्टर जेम्स ने गिरती हुई औरत को संभालने में मदद करते हुए कहा, इनके पैर पकड़कर इन्हें उठाओ। इनका कमरा कहाँ है? इन्हें बिस्तर पर लिटाने की जरूरत है। हबशी औरत ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर वहां साहब, वो मिस एमी का कमरा है। उन्होंने महिला को अंदर ले जाकर उसे पलंग पर लिटा दिया। उसकी नब्ज कमजोर थी लेकिन लगातार चल रही थी। वो बेहोशी से होश में नहीं आई, सीधे गहरी नींद में चली गई। डॉक्टर ने हबशी औरत से कहा, ये बहुत थकी हुई हैं, नींद इसका अच्छा इलाज है। जब ये जाग जाएं तो इन्हें गर्म पानी में थोड़ी वाइन दे देना, और अगर ये पी सकें तो उसमें एक अंडा भी फेंट देना। इनके माथे पर ये चोट कैसे लगी? हाँ, इन्हें चोट लग गई थी साहब, मेरी बेचारी बच्ची गिर गई। नहीं नहीं नहीं, बूढ़ी सिंडी उस शैतान के लिए झूठ नहीं बोलेगी। ये उसी ने किया है साहब, भगवान उस हाथ को तोड़ दे। सिंडी ने अपनी प्यारी बच्ची से वादा किया था कि वो किसी को ये सब बताएगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। मिस एमी को सिर पर बहुत चोट लगी है साहब। तुम यहाँ अपनी मालकिन के पास रुको और खामोश रहना ताकि वो सो सकें। अगर वो जाग जाएं तो उन्हें गर्म वाइन दे देना। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस घर में कुछ अजीब बात है। यहाँ इससे और भी ज्यादा अजीब बातें हैं साहब। हबशी औरत ने फिर से बोलना शुरू किया, लेकिन डॉक्टर ने उसे ऐसी आवाज में चुप करा दिया जिसका इस्तेमाल वो कभी कभी ही करता था। दरवाजे को धीमे से बंद करके वो दूसरे कमरे में लौट आया। पलंग पर पड़े आदमी ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन अब उसकी आंखें खुली थीं। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर जेम्स ने सुनने के लिए सिर झुकाया। वो आदमी बुदबुदा रहा था, पैसा पैसा। डॉक्टर ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, क्या तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूं? आदमी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। तो मेरी बात सुनो, मैं डॉक्टर हूं। मुझे तुम्हारी पत्नी ने बुलाया है। मुझे बताया गया है कि तुम्हारा नाम मिस्टर चैंडलर है और तुम काफी बीमार हो। तुम्हें जरा भी उत्तेजित या परेशान नहीं होना है। मरीज ने आंखों के इशारे से डॉक्टर को पास बुलाया और धीमे से बुदबुदाया, पैसा, $20,000। कहाँ है ये पैसा? बैंक में? उसको बता देना, उसका पैसा, वो $20,000। इतना कहते कहते आदमी की आंखें कमरे में घूम रही थीं। डॉक्टर जेम्स ने पूछा, तुमने इस पैसे को कहीं रख दिया है? क्या वो इस कमरे में है? जेम्स को लगा कि उसने आदमी की बंद पड़ती आंखों में एक सकारात्मक कंपन देखा। आदमी की नब्ज बहुत ही मंदी हो चुकी थी। अब डॉक्टर जेम्स के दिमाग और दिल में उसके दूसरे पेशे का बोध जाग उठा और अपने उन कामों में वो हमेशा जैसी फुर्ती दिखाया करता था, वैसी ही फुर्ती से उसने इस $20,000 का अता पता जानने का निश्चय कर लिया, एक इंसान की जिंदगी की जानी बूझी और निश्चित कीमत पर। उसने अपनी जेब से एक पैड निकाला और उस पर मरीज के लिए एक दवा लिख दी। फिर उसने दूसरे कमरे के दरवाजे पर जाकर हबशी औरत को पुकारकर वो पर्चा उसे पकड़ा दिया और उससे कहा कि किसी केमिस्ट से जाकर वो दवा ले आए। फिर वो महिला के पलंग के पास गया। वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। उसकी नब्ज अब पहले से बेहतर थी। अगर उसकी नींद में विघ्न न डाला गया तो वो कई घंटे सोने वाली थी। डॉक्टर को दरवाजे में लगी चाबी मिल गई और उसने बाहर आकर उसमें ताला लगा दिया।
डॉक्टर जेम्स ने अपनी घड़ी देखी। उसके पास करीब आधा घंटा था, क्योंकि उससे पहले वो बुजुर्ग औरत दवा लेकर लौटने वाली नहीं थी। फिर उसे ढूंढने पर एक बर्तन में पानी और एक कांच का गिलास मिल गया। अपना बैग खोलकर उसने वो शीशी निकाली जिसमें नाइट्रोग्लिसरीन थी, जिसे उसके दूसरे पेशे के साथी तेल कहते थे। इस हल्के पीले रंग के गाढ़े तरल की एक बूंद उसने ग्लास में गिर जाने दी। फिर सिरिंज निकालकर उसमें सुई लगाई और सिरिंज में पानी की मात्रा को सावधानी से नापकर उस एक बूंद नाइट्रोग्लिसरीन को आधा ग्लास पानी में मिला दिया। उस रात 2 घंटे पहले ही डॉक्टर जेम्स ने उस सिरिंज से बिना पानी मिला यही तरल एक तिजोरी में बनाए गए एक छेद में पहुंचाया था और एक हल्के विस्फोट से वो पूरी मशीनरी ध्वस्त हो गई थी। अब वो उसी के माध्यम से एक इंसान की सबसे खास मशीनरी को हिला देना चाहता था, उसके दिल को फाड़ देना चाहता था। और ये सब कुछ उस पैसे के लिए था जो उसकी मौत के बाद उसे मिलने वाला था। जो तरल उसने 2 चीज़ों को मिलाकर बनाकर तैयार किया था वो बहुत ही तेज हृदय उत्तेजक था। उसके 2 औंस ने लोहे की तिजोरी के ठोस दरवाजे को फाड़ डाला था और अब एक बूंद के 50वें हिस्से से वो एक इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए खामोश कर देने वाला था। लेकिन ऐसा एकदम से नहीं होगा। पहले उस आदमी के अंदर दमखम की तेजी से बढ़ोतरी होगी। उसके हर अंग को एक तेज गति मिलेगी। इस घातक तेजी का जवाब दिल बड़ी ही बहादुरी से देगा। उसकी नसों का खून तेजी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर जेम्स को अच्छी तरह से पता था, इस तरह के हृदय रोग में बहुत ज्यादा उत्तेजना का मतलब होता है पक्के तौर पर मौत, जैसे किसी बंदूक की गोली से। डॉक्टर ने बेहोश मिस्टर चैंडलर का सीना खोला। बड़ी ही आसानी और होशियारी से दिल के ऊपर की मांसपेशियों में सिरिंज में भरा तरल उसने सुई के जरिए पहुंचा दिया। अपनी सफाई पसंद आदतों के अनुसार उसने बड़ी ही सावधानी से अपनी सुई को साफ किया और उसे अपने बैग में वापस डाल दिया। 3 ही मिनट में चैंडलर ने आंखें खोल दी और धीमे लेकिन सुने जा सकने वाले स्वर में पूछा कि उसके पास कौन है। डॉक्टर ने उसे अपनी मौजूदगी के बारे में वहां बताया। मेरी पत्नी कहाँ है? मरीज ने पूछा। वो सो रही हैं, थकान और चिंता के कारण। मैं उन्हें तब तक नहीं जगाऊंगा जब तक कि। इसकी जरूरत नहीं है। वो मेरे लिए भला कुछ क्यों करेगी? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया। देखो मिस्टर चैंडलर, अभी कुछ देर पहले तुम मुझे किसी पैसे के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं जीतना चाहता, लेकिन तुम्हें सलाह देने का मेरा फर्ज बनता है कि फिक्र और परेशानियां तुम्हें ठीक नहीं होने देंगी। अगर तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है, अपने मन का बोझ हल्का करना है, तो बेहतर होगा कि तुम इसे अभी कर डालो। मेरे ख्याल से तुमने $20,000 का ही नाम लिया था ना? चैंडलर अपना सिर तो नहीं घुमा पाया, लेकिन उसने बोलने वाले की दिशा में अपनी आंखें घुमाईं और टूटे स्वर में बोला, क्या मैंने ये बताया कि वो पैसा कहाँ है? नहीं, ये तो मैंने तुम्हारी बात से अंदाजा लगाया। तुम शायद उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो। क्या वो पैसा इसी कमरे में है? अचानक डॉक्टर जेम्स को ऐसा लगा कि उसे अपने मरीज के व्यंग्यपूर्ण चेहरे पर समझ की एक गहरी चमक दिखाई दी थी। क्या वो बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया था? क्या वो ज्यादा बोल गया था? लेकिन चैंडलर ने आगे जो कहा उससे डॉक्टर का आत्मविश्वास लौट आया। उसने हाँफते हुए कहा, और कहाँ होगा वो सिवाय वहां उस तिजोरी के। अपनी निगाहों से ही उसने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां खिड़की के पर्दे से लटकते सिरे से आधी छिपी हुई एक छोटी सी तिजोरी खड़ी थी। डॉक्टर ने खड़े होते हुए बीमार आदमी की कलाई को फिर से चेक किया। उसकी नब्ज अब बहुत जोर जोर से चल रही थी और बीच बीच में अशुभ संकेत देते हुए रुक भी जाती थी। डॉक्टर तेजी से हॉल के दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। सब कुछ शांत था। वो तेजी से तिजोरी के पास गया और उसका मुआयना करने लगा। ये बाबा आदम के ज़माने की बड़ी ही साधारण सी तिजोरी थी, जो बस नौकरों की अनाड़ी उंगलियों से ही सुरक्षा दे सकती थी। उसके हुनर के आगे तो ये बस एक खिलौना मात्र थी, एक गत्ते का डिब्बा भर। पैसा तो बस अब उसके हाथों में आया ही समझो। अपने औजारों से वो उसकी मूठ को खींच सकता था, टम्बलरों में छेद कर सकता था और पलक झपकते उसके दरवाजे को खोल सकता था।
फर्श पर घुटनों के बल बैठते हुए उसने अपना कान कॉम्बिनेशन प्लेट पर लगाया और उसकी मूठ को धीरे से घुमाया। जैसा कि उसका अंदाजा था, इसका ताला सिर्फ 1 नंबर पर लगा था। उसके तेज कान ने चटकने की उस हल्की आवाज को पकड़ लिया जो टम्बलर को छेड़े जाने से पैदा हुई थी। उसने इस संकेत को पकड़कर उसका इस्तेमाल किया तो हत्था तुरंत घूम गया। उसने दरवाजे को पूरे का पूरा खोल दिया, लेकिन तिजोरी अंदर से पूरी तरह खाली थी। वहां कागज की एक चिंदी तक नहीं रखी हुई थी। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया और वापस मरीज के पास आया। मरते हुए आदमी के माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें चमक रही थीं, लेकिन उसकी आंखों और होठों पर एक मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। उसने पीड़ा भरे स्वर में कहा, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। डॉक्टरी और चोरी का काम, तुम ये दोनों काम कर कैसे लेते हो डॉक्टर प्यारे? डॉक्टर जेम्स की महानता की जितनी कठिन परीक्षा आज होने जा रही थी, उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी गरिमा और सूझबूझ को बनाए रखा। अपनी घड़ी निकालकर वो उसके मरने का इंतजार करने लगा। तुम उस पैसे के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित थे डॉक्टर, लेकिन उसे तुमसे कभी कोई खतरा था ही नहीं। वो सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित। वो सारा पैसा दांव लगाने वालों के हाथों में सुरक्षित है डॉक्टर प्यारे। $20,000 एमी का पैसा मैंने उसे घुड़दौड़ में लगा दिया और उसकी एक एक पाई हार गया। मैं बहुत ही बुरा आदमी रहा हूं, आज से नहीं हमेशा से। लेकिन मैंने हमेशा सीधा खेल खेला है। मुझे नहीं लगता मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा कमीना और पाजी इंसान कभी देखा है। मैं सब कुछ रहा हूं, जुआरी, शराबी, पैसा उड़ाने वाला, लेकिन एक डॉक्टर और सेंधमार, लानत है तुम पर। डॉक्टर जेम्स ने कुछ पल कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने सिर्फ एक ही वाक्य कहा, मैंने अभी तक किसी औरत को नहीं मारा। अब मरीज के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देखते रहे। एक हत्यारा और लुटेरा था जो अपने शिकार के ऊपर खड़ा था, और दूसरा नीचे दर्जे के अपराध करने वाला जो उस पत्नी के घर में घृणा का पात्र बनकर पड़ा था, जिसे उसने यातना दी थी, बर्बाद किया था, पीटा था। एक बाघ था तो दूसरा भेड़िया। कुछ ही पल के बाद मरीज का चेहरा लाल पड़ने लगा, उसकी सांस रुकने लगी और रुकते रुकते अचानक पूरी तरह से रुक गई। इधर चैंडलर ने आखिरी सांस ली और उधर हबशी औरत दवा लेकर आ पहुंची। डॉक्टर ने उसे मरीज के मरने की जानकारी दी। वो दुखी तो नहीं हुई, लेकिन निराशा में सांसें भरते हुए विलाप करने लगी। देख लीजिए, सब भगवान के हाथों में है। वही पापियों का न्याय करता है और दुखियों को सहारा देता है। अब वही हमें सहारा देगा। सिंडी ने अपना आखिरी पैसा भी दवा की इस बोतल में लगा दिया और ये कोई काम भी नहीं आई। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि मिसेस चैंडलर के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है? डॉक्टर जेम्स ने पूछा। पैसा साहब, आपको पता है मिस एमी गिरी क्यों थी और वो इतनी कमजोर क्यों है? भूख की वजह से साहब, भूख की वजह से। इस घर में 3 दिन से खाने को कुछ नहीं है सिवाय कुछ टूटे फूटे क्रैकर्स के। उस देवी ने महीनों पहले अपनी अंगूठियां और घड़ी भी बेच दी। ये घर जो आपको दिख रहा है, लाल कालीनों, चमकती मेजों वाला शानदार घर, ये सब किराए का है और ये आदमी किराए के लिए हमारी बेइज्जती करता है। ये शैतान न्याय के लिए आपके हाथों में आया और अब उसने सब कुछ ठिकाने लगा दिया। इसके बाद भी वो न जाने और क्या क्या बोलती रही। उसके प्रलाप से डॉक्टर को जो कहानी समझ में आई वो वही पुरानी कहानी थी, छलावे की, मनमानेपन की, विपत्ति, क्रूरता और घमंड की। हबशी औरत की बकबक से कुछ स्पष्ट तस्वीरें उभर रही थीं। सुदूर दक्षिण में एक आदर्श घर, विवाह पर जल्दी ही पछतावा होना, अत्याचार और बुरे व्यवहार का एक लंबा दौर, हाल ही में विरासत में कुछ पैसा मिलना जिससे छुटकारे की उम्मीद बंधना, लेकिन भेड़िए का वो सारा पैसा लेकर 2 महीने के लिए गायब हो जाना और उस दौरान उस पैसे को उड़ा देना, और फिर
दारूबाजी के बदनामी भरे दौर के बीच उसका वापस लौट आना। हबशी औरत के एक एक वाक्य में कहानी के इस उलझे ताने बाने के बीच एक शुद्ध सफ़ेद धागा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उस बुजुर्ग हबशी औरत का सादगी भरा, सब कुछ सहन करने वाला प्रेम, जिसने अपनी मालकिन का हर हालत में अंत तक साथ दिया था। आखिर में जब उसने अपनी बात पूरी की तो डॉक्टर ने उससे पूछा कि क्या घर में विस्की या कोई और शराब है। बुजुर्ग औरत ने उसे बताया कि भेड़िए के साइड बोर्ड की आधी बोतल ब्रांडी बची हुई है। डॉक्टर जेम्स ने कहा, जैसा मैंने तुमसे कहा था, गर्म पानी डालकर एक ड्रिंक तैयार करो, अपनी मालकिन को जगाओ, उसे वो पिला दो और जो हुआ है वो सब बता दो। करीब 10 मिनट के बाद मिसेस चैंडलर बुजुर्ग सिंडी की बाह का सहारा लिए वहां दाखिल हुई। थोड़ा सो लेने और वो गर्म पेय पी लेने से अब उसमें थोड़ी हिम्मत दिखाई दे रही थी। डॉक्टर ने पलंग पर पड़े मृत आदमी पर एक चादर डाल दी थी। महिला ने अपनी मातमी आंखें थोड़ा डरते डरते उसकी तरफ घुमाईं और फिर अपनी वफादार नौकरानी से थोड़ा और सट गई। उसकी आंखें सूखी और चमकदार थीं। लगता था दुख ने उसके साथ अधिकतम सीमा तक अत्याचार किया था। उसके आंसू कब के सूख चुके थे। डॉक्टर जेम्स मेज के पास खड़ा था। उसने अपना ओवरकोट पहन लिया था और उसका हैट और बैग उसके हाथ में थे। उसका चेहरा एकदम शांत और भावशून्य था। इंसान का कष्ट देखने का वो अभ्यस्त हो चुका था। उसकी भूरी चमकदार आंखों में एक सधी हुई पेशेवर हमदर्दी झलक रही थी। उसने बहुत ही दयालुता भरे शब्दों में ये कहा कि क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और ऐसे में कहीं से मदद मिलना मुश्किल है, इसलिए वो सुबह में खुद किसी सही आदमी को भेज देगा जो सब कुछ संभाल लेगा। और हाँ, एक आखिरी बात। डॉक्टर ने उस तिजोरी की तरफ इशारा करते हुए कहा जिसका दरवाज़ा अभी भी पूरा का पूरा खुला था। आपके पति मिस्टर चैंडलर को आखिरी वक्त में ये एहसास हो गया था कि अब वो बचेंगे नहीं और उन्होंने मुझसे वो तिजोरी खोलने को कहा। उन्होंने मुझे वो नंबर भी बताया जिससे तिजोरी खुलती है। अगर कभी आपको इसका इस्तेमाल करना पड़े तो याद रखिएगा, इसका नंबर 41 है। 4 बार इसे दाहिनी तरफ घुमाएं, फिर एक बार उल्टी तरफ और फिर 41 पर रोक दें। उन्होंने मुझे आपको जगाने से मना कर दिया था, जबकि उन्हें पता था कि उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा था कि उस तिजोरी में कुछ रकम रखी हुई थी जो ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि उससे आप उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हैं। उनकी आखिरी इच्छा ये थी कि आप अपने पुराने घर में लौट जाएं और बाद में जब हालात कुछ बेहतर हो जाएं तो आप उन सारे पापों को भूल जाएं जो आपके पति ने आपके खिलाफ किए थे। फिर डॉक्टर ने मेज की तरफ इशारा किया जहां नोटों की गड्डी रखी थी और उसके ऊपर काफ़ी सारे सोने के सिक्के थे। ये वही रकम है मैम, जैसा कि उन्होंने बताया था, $830। मैं अपना कार्ड यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, शायद बाद में आपको मेरी सेवा की ज़रूरत पड़े। मिस एमी मुँह बाए पैसों की तरफ देख रही थी। तो आखिर उसके पति ने उसके बारे में सोचा, और वो भी इतनी दयालुता से। आखिर में ही सही, इतनी देरी से ही सही, लेकिन उसने सोचा। वो जोर की सिसकी भरकर चिल्लाई और अपनी सच्ची सेविका के सीने पर सिर रखकर आंसुओं की धारा बहाते हुए अपने दुख को हल्का करने लगी। हबशी औरत के सहानुभूतिपूर्ण शब्दों की लोरी से शांत और आश्वस्त होकर आखिर में कुछ देर बाद उसने अपना सिर उठाया, लेकिन डॉक्टर जा चुका था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।